अपनी ही धुन में जल्दीबाजी में मृदुल के केबिन की तरफ जाती माही अचानक से किसी से टकरा जाती है। उसे सॉरी बोलते हुए जैसे ही उस शख्स को देखती है, उसकी आंखें बड़ी हैरानी से फैल जाती हैं। वो प्रिया कपाड़िया थी, जो कि अभी अभी मृदुल के केबिन से बाहर आ रही थी। पर उसने तो कबीर अग्रवाल से अपने सारे फैमिली मेंबर्स को कौशल से मिलने आने के लिए मना किया था। फिर वो अभी ये मन में सोच ही रही थी कि तभी मृदुल अपने केबिन से बाहर निकला और उसने प्रिया को आवाज़ लगाई। प्रिया जी। यस डॉक्टर। ये आप अपना फ़ोन गलती से मेरे केबिन में भूल गई थी। ओह, थैंक्स। और बड़ी अदा से वो मृदुल से मोबाइल लेती है और उसे बाय कहकर चली जाती है। ये सब देखकर पहले तो माही की आंखें और मुंह दोनों बड़े हो जाते हैं, और जब मृदुल प्रिया को बाय कहकर एक नज़र माही को देखते हुए अंदर जाता है, तो वो आंखें छोटी और मुंह बंद कर अपने हाथ कमर पर रख मृदुल को देखने लगती है। वो मृदुल के केबिन में जाने के लिए जैसे मुड़ती है, उसके जस्ट पीछे खड़े मृदुल से टकरा जाती है। आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? मृदुल उसे घूरते हुए पूछता है। वो चुड़ैल क्यों आई थी आपके पास? हाँ? प्रिया को चुड़ैल कहता सुन मृदुल उसे अजीब सी नज़र से देखता है। ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है डॉक्टर दुबे। माही सिर्फ नामे से हिलाती है। मृदुल ये कहकर आगे बढ़ जाता है। तो ठीक है, ये तो बता सकते हैं ना कि आप मेरी हेल्प करेंगे ना? आज मृदुल का अच्छा मूड देखकर माही उसके पीछे जाते हुए पूछती है। नहीं, मैंने आपको कल ही कह दिया था। वो दरवाज़ा खोलकर अपने केबिन के अंदर आता हुआ बोला। मुझे पता है आप मेरी मदद करोगे। माही भी उसके साथ केबिन के अंदर आते हुए बोली। आज खुद से बिना हिचक के माही को बात करता देख मृदुल काफी हैरान था। और यह खुशफहमी आपको क्यों हो रही है डॉक्टर दुबे? वो इसलिए क्योंकि आप मुझे ऐसे मुसीबत में नहीं छोड़ सकते। मृदुल ने अब बिना कुछ कहे माही की ओर अपनी आईब्रोज उठाकर उसे देखा, और इस ओवर कॉन्फिडेंस की बजाय, कल रात आप मुझे घर लेकर गए थे ना? माही के पूछने पर मृदुल काम का बहाना करते हुए नीचे फाइल में सर झुका लेता है और बिना माही से नजरें मिलाए माही से कहता है। सो व्हाट डॉक्टर दुबे, आप सो रही थी और मैं घर जा रहा था, बस इसलिए मैंने आपको घर पहुंचा दिया। इसका ये मतलब तो नहीं मैं हमेशा आपकी मदद करता रहूँगा। मुझे लगा आपने वादा किया था तो मृदुल अपनी कुर्सी से उठकर माही की तरफ आते हुए पूछा। तो आप? माही अपने कदम पीछे लेते हुए कहती है। तो मैं क्या डॉक्टर दुबे? मृदुल उसकी ओर बढ़ते हुए कहता है। तो आप वादा नहीं तोड़ेंगे? माही ने मृदुल को देखते हुए कहा। और आपको ये क्यों लगता है डॉक्टर दुबे? क्योंकि मैं क्योंकि आप क्या? क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ आप पर। माही ने मृदुल की आंखों में देखते हुए कहा। मृदुल माही के बहुत करीब आ चुका था, और माही के कहने पर कि वो उस पर विश्वास करती है, बस उसकी आंखों में देख रहा था। दोनों अभी एक दूसरे की आंखों में खो ही रहे थे कि मृदुल के केबिन के दरवाजे पर नॉक होता है। दोनों जैसे होश में आते हैं, दोनों एक दूसरे से नज़र हटाकर इधर उधर देखने लगते हैं। मृदुल माही से दूर हटकर दरवाजे पर नॉक कर रहे इंसान को अंदर आने को कहता है, और माही जल्दी से बाहर निकल जाती है। सर, आपको डीन सर ने बुलाया है, एक वार्ड बॉय अंदर आकर कहता है। तुम चलो, मैं आता हूँ। मृदुल की बात सुनकर वार्ड बॉय चला जाता है। माही की बातें आज मृदुल के चेहरे पर मुस्कान ले आती हैं। मृदुल के बदले मिजाज का कारण है कि जब कल मृदुल माही को उसके कमरे में सुलाकर गुस्से से सिद्धांत के कमरे की तरफ बढ़ता है, ताकि उसे बोल सके कि उसे माही को घर लेकर आना चाहिए था। वो इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? माही इस घर की जिम्मेदारी है। वो जैसे ही सिद्धांत के कमरे के बाहर दरवाज़ा खटखटाने के बारे में सोचता है, तो देखता है कि उसका दरवाज़ा हल्के से खुला है और सिद्धांत फ़ोन पर किसी से बात कर रहा है। सॉरी बेबी, आज डैड की गाड़ी खराब हो गई थी, वो मेरे साथ ही थे। प्लीज़ सुनो तो कीर्ति, यू नो आई लव यू। नहीं यार, शी इज़ सो अपसेट, दैट्स वाई आई हग हर। बेबी सुनो तो। ये सुनकर कि सिद्धांत किसी कीर्ति, ना ना, शायद डॉक्टर कीर्ति को पसंद करता है, माही को नहीं। मृदुल बेहद खुश हो जाता है और बिना सिद्धांत को कुछ कहे अपने कमरे में जाकर किसी को कॉल करके प्रिया अग्रवाल का नंबर निकालने को कहता है। मृदुल अपने कॉन्टैक्ट्स को यूज़ करके
प्रिया की सच्चाई सबके सामने लाकर कौशल को उसके प्रॉब्लम से निकालने की कोशिश करेगा, ये वो रात में ही डिसाइड कर चुका था। बस वो माही को थोड़ा परेशान कर रहा था। इधर माही कौशल से फिर से बात करने की कोशिश करती है। इस बार कौशल माही की बातों पर हल्के से पलके झपकाकर रिस्पॉन्स करता है। धीरे धीरे माही की कोशिशें रंग ला रही थी। समय के साथ कौशल अब धीरे धीरे माही की किसी किसी बातों पर मुस्कुरा देता है। माही पूरी लगन से कौशल का ख्याल रख रही थी। इधर आजकल कबीर भी माही की बात मानते हुए अकेले कौशल के साथ समय बिता रहा होता है। उसके और कौशल के रिश्ते धीरे धीरे सुधर रहे होते हैं। कबीर पहले वाला पापा बनने की कोशिश कर रहा होता है। कबीर का कौशल को समय देना और इस तरह उससे पहले की तरह प्यार करना कौशल को जल्दी ठीक कर रहा था। समय बीत रहा था, सब ठीक चल रहा था, पर एक दिन सब ठीक होते होते सब बिगड़ जाता है। कौशल को एक अटैक आता है और वो कोमा में चला जाता है। कबीर तो जैसे टूट ही जाता है। माही भी खुद को संभाल नहीं पा रही होती है। डॉक्टर अनुज सबको बताते हैं कि अचानक ठीक होते होते कौशल को किसी बात का झटका लगा है, जिससे वो सडनली कोमा में चला गया है। कौशल को बचाने के लिए अपनी पूरी जान लगा रहे थे। डॉक्टर अनुज के साथ डॉक्टर मृदुल भी थे, पर कोई उनकी फैमिली को जवाब नहीं दे पा रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। अब प्रिया और उसके मम्मी पापा भी आ गए थे। प्रिया कबीर के पास बैठी थी। नर्स तेजी से बाहर आती है और कुछ इंजेक्शन्स लेकर अंदर जाती है। कबीर उससे कौशल की इस हालत की कारण जानने की कोशिश करता है, पर वो कुछ नहीं कहता। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर अनुज खुद आते हैं, पर वो जल्दी से चलते हुए डॉक्टर महेंद्र के केबिन की ओर बढ़ जाते हैं। सब काफ़ी परेशान हैं। कबीर कौशल की हालत के बारे में सुनकर पूरी तरह शॉक्ड में है। मृदुल केबिन के बाहर आकर कबीर से बात करने की कोशिश करता है, पर वो कुछ जवाब नहीं दे रहा था। मिसेज अग्रवाल, मिस्टर अग्रवाल की कंडीशन अभी सोचने समझने की नहीं है। मुझे पेशेंट से रिलेटेड कुछ बात करनी है। क्या आप मेरे केबिन में आ सकती हैं? मृदुल कबीर की कंडीशन देखते हुए प्रिया से कहता है। प्रिया सहमति में सिर हिलाती है और मृदुल के पीछे उसके केबिन में जाती है। आइए मिसेज अग्रवाल, प्लीज सिट डाउन। प्रिया मुकुल के सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाती है। देखिए मिसेज अग्रवाल, मुझे पता है कि आप एक माँ हैं, पर मैं आपको झूठा दिलासा नहीं दूंगा। उसके बचने की उम्मीद बस 15 से 20% ही है। अगर आप कहेंगी तो हम कोशिश करेंगे। इसके लिए बहुत खर्चा आएगा और हमें बड़े से बड़े इस झंझट को ख़त्म करने का आप कितना लेंगे? प्रिया की यह बात सुनकर मृदुल चुप होकर प्रिया को देखने लगता है। प्रिया मृदुल से कहती है, मेरा मतलब है कौशल इतने कष्ट में है और कबीर उसके लिए खुद को जिम्मेदार मानकर अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बल्कि कौशल को देखकर वो घुटते जा रहे हैं। कौशल बेचारा बच्चा, वो आखिर कब तक इतनी तकलीफ झेलेगा। मैं माँ हूँ उसकी। माँ ना जन्म नहीं दिया है मैंने, पर उसके अपने बेटे से बढ़कर पाला है मैंने। मैं उसे इतनी तकलीफ में नहीं देख सकती। यह कहकर वो मृदुल के आगे मगरमच्छ वाले आंसू बहाने लगी। मैं आपकी तकलीफ समझता हूँ मिसेज अग्रवाल, पर क्या मिस्टर अग्रवाल इस बात के लिए तैयार होंगे? वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, उन्हें मैं समझा दूंगी और मैं ही आपको ये बात कबीर से कंफर्म भी करवा दूंगी। हाँ, ओके। मृदुल बस यही कह पाता है। मैं अपने बच्चे कौशल से मिलकर आती हूँ। ये कहते हुए वो रोते हुए बाहर चली गई। बाहर जाकर उसके चेहरे पर एक घिनौनी मुस्कान आ गई। आखिर मैंने डॉक्टर को अपने काम के लिए मना ही लिया। मैं जानती हूँ कबीर इस बात के लिए कभी नहीं मानेगा और कौशल के जीते जी वो अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाएगी। अब उसे उसके रास्ते का कांटा को हटाने का रास्ता मिल चुका था। डॉक्टर, क्या मैं एक बार अपने बच्चे को देख सकती हूँ प्लीज? प्रिया अनुज के आगे लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहती है। अनुज उसे मिलने की इजाज़त दे देता है। वो रोते हुए कौशल के कमरे में जाती है और कौशल के बिल्कुल करीब आकर खड़ी हो जाती है। वो उसके चेहरे को बड़े गौर से देख रही होती है। तो हम तुम्हें आखिर नहीं ही बचा पाए। तुम्हारे जाने के बाद आखिर तुम्हारे पापा कैसे रहेंगे?
ये कहकर वो अपने बहते हुए आंसुओं को एक उंगली से साफ करती है और फिर जोर से एक राक्षसी हंसी हंसते हुए कहती है, इसकी फिक्र तुम बिल्कुल मत करो। तुम और तुम्हारी माँ ऊपर खुश रहो। यहाँ तुम्हारे पापा को संभालने के लिए मैं हूं ना। डोंट वरी बच्चा, मैं तुम्हारे डैड का अच्छे से ख्याल रखूंगी। आखिर बड़ी मुश्किल से ये दिन आया है। तुम्हारी माँ को रास्ते से हटाने के बाद अब तुम्हारी बारी आई है। अभी बाहर जो प्रिया के पापा मम्मी चाय नाश्ता करके हॉस्पिटल लौटे थे, जब वो कौशल के कमरे की तरफ आ रहे थे तो उन्हें उस आईसीयू के बाहर काफ़ी भीड़ नजर आई। अजी, क्या वो मनुष्य मर गया क्या? देखो उसके कमरे के बाहर कितनी भीड़ है। प्रिया की माँ खुश होते हुए बोली, क्या पता, अगर ये हो गया हो तो भाग्यवान। अपने भावों पर काबू रखना। तुम्हें रोना है, कहीं खुशी से नाचने मत लगना, प्रिया के पापा ने कहा। यह कहकर दोनों हंसने लगे। तभी प्रिया की माँ की नज़र कॉरिडोर में लगे प्रोजेक्टर पर पड़ी, जिस पर कौशल के कमरे के अंदर की तस्वीर आ रही थी। प्रिया की बड़ी सी तस्वीर देखकर वो अपने पति को उस ओर इशारा करते हुए बोली, ये प्रिया की तस्वीर, कौशल के कमरे की। सब क्या है देख। तभी प्रिया के पापा ने कहा, अरे भगवान, रोको उसे, ये कोई जाल है। प्रिया सब कह रही है, वो लाइव चल रहा है। तभी दोनों दौड़ते हुए आईसीयू में पहुंचे। प्रिया ये क्या कर रही है? दोनों एक साथ चीखे, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। उनको अंदर आता देख कबीर, मृदुल, अनुज, माही भी तेजी से अंदर आए। माही ने जल्दी से कौशल को अपनी गोद में उठाया। कौशल भी आंख खोलकर माही की गोद में लिपट गया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि प्रिया को समझ नहीं पाई। कौशल, मेरे बच्चे, आप ठीक हो गए? प्रिया के इतना कहते ही उसके गाल पर एक झन्नाटेदार थप्पड़ प्रिया के गाल पर पड़ा, जिससे उसका चेहरा दूसरी ओर घूम गया। जब प्रिया ने मुड़कर देखा तो कबीर गुस्से में आंख लाल किए उसे देख रहा था। कबीर, ये आप मेरी सहेली को क्यों मारा? ये आप क्या कह रहे हैं? क्यों मारा मेरी सहेली को? बोलो। मैंने कुछ नहीं किया कबीर। ये किसने कहा आपसे? यह कहकर वो कबीर के करीब आकर उसे लिपटने लगी। कबीर उसे खींचता हुआ बाहर कॉरिडोर में लेकर आया। सब उसके पीछे पीछे आए। प्रिया को खींचकर कॉरिडोर में लाते हुए कबीर ने उसे लगभग फेंक दिया। वो फर्श पर गिर पड़ी। तभी प्रोजेक्टर पर पहले चला हुआ लाइव परफॉर्मेंस रिपीट टेलीकास्ट में बदल गया। जैसे ही प्रिया को थोड़ी देर पहले अपनी बात सुनाई देने लगी, उसकी आंखें फैल गईं और वो कबीर की तरफ देखने लगी। कबीर ने उसे उसके पीछे लगे प्रोजेक्टर की तरफ इशारा किया। प्रिया ने जब अपनी गर्दन प्रोजेक्टर की तरफ घुमाई तो उसने देखा कि अभी अभी वो जो कौशल के कमरे में कह रही थी वो दिखाया जा रहा था। यह देखते हुए वो उठी और दीवार से लगे बेंच पर दम से बैठ गई। जब पीछे स्क्रीन चलना बंद हुआ तो कबीर ने एक बार फिर उससे पूछा कि आखिर उसने सैली को क्यों मारा। हाँ हाँ हाँ, सैली को मैंने ही मारा। फिर प्रिया ने कहना शुरू किया, सैली मेरे बड़े पापा की बेटी थी। बड़े पापा एक क्लर्क थे और मेरे पापा एक अच्छे रिप्यूटेड ऑफिसर। मैं सैली से बस 6 महीने ही तो छोटी थी। हम दोनों एक ही क्लास में थे। मुझे हमेशा सैली से बेहतर ही मिला था। जब मैंने कबीर को उसकी शादी में देखा, तभी से वो मेरे दिल दिमाग में बस चुका था। मुझसे यह बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था कि वो सैली को मिलने वाला है। मैं किसी तरह अपने दिल पर काबू कर वहां से चली गई, पर कबीर मेरी सांसों में बस चुका था। मैं उसे भूल नहीं पा रही थी। जब मुझे पता चला सैली और कबीर का बेटा हुआ है तो मेरा दिल बहुत रोया था। एक बार मैं सैली से बड़े पापा के देहांत के बाद मिली। कबीर और कौशल दोनों थे उसके साथ। कबीर सैली को बहुत प्यार से संभाल रहा था। यह देखकर मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। एक बार मैंने मौका देखकर सैली से उसका नंबर लिया और जब सैली के फिर से माँ बनने वाली बात मुझे पता चली तो मैंने अपने किसी एग्ज़ाम के बहाने उसके पास आने की इच्छा जताई। वो फौरन मान गई। उसके घर आने के बाद मेरी जलन और बढ़ गई। इतना हैंडसम पति, ऊपर से इतनी शानो शौकत। कबीर को अपनी बीवी और बच्चे से इतना प्यार करता देख मैं गुस्से से भर जाती थी। उसे जो खुशियाँ मिल रही थी उस पर सिर्फ मेरा हक था। मैं अब फैसला कर चुकी थी
कि अब किसी भी तरह मुझे ये चाहिए, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और मुझे एक दिन मौका मिल गया। उस दिन जब कौशल और सैली खेल रहे थे, तब मैंने मौका देखकर सैली को ऊपर से धक्का दे दिया। फिर भी वो बहुत सख्त जान थी, जल्दी मर भी नहीं रही थी। लगभग 1 घंटा दर्द से तड़पाने के बाद मैं उसे हॉस्पिटल लेकर गई, पर तभी मुझे ये सब करते हुए इस कौशल के बच्चे ने देख लिया। लेकिन तभी मैं इसका कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए बाद में मैंने कौशल को कबीर से दूर करने का सोचा और धीरे धीरे कबीर के पीछे उसे टॉर्चर करके उसे पागल साबित करने लगी। कौशल को मैं कबीर के सामने कुछ नहीं बोलती थी, इसलिए वो कबीर के सामने मुझ पर गुस्सा दिखाता था, पर वो ये नहीं जानता था कि इस तरह वो मेरे चाल को कामयाब कर रहा था। पर यह सब मैं सिर्फ आपके लिए, आपके प्यार के लिए कर रही थी कबीर। देखो कबीर, मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ कि हद से गुजर चुकी हूँ। आप भी मुझे प्यार करो कबीर। ये कहकर वो बेशर्मों की तरह कबीर से लिपटकर उसे यहाँ वहाँ चूमने लगी। प्रिया, बिहेव योरसेल्फ, यह कहकर कबीर उसे अपने से दूर धकेल देता है और एक जोरदार तमाचा प्रिया के गाल पर खींच देता है। तुमने अपने स्वार्थ के लिए मेरी सहेली को मार दिया, उससे मुझे और मेरे बेटे से दूर कर दिया, मेरे उस सजन्मे बच्चे को छीन लिया, मेरा परिवार बिखेर कर रख दिया। प्यार तो दूर की बात, तुम तो मेरे नफरत के भी काबिल नहीं हो। घिन आती है मुझे तुमसे। मैं तो शायद अपना बेटा भी खो देता, पर भला हो डॉक्टर माही और डॉक्टर मृदुल का। जहाँ डॉक्टर माही ने मुझे कौशल के करीब किया, वहीं डॉक्टर मृदुल ने मुझे तुम्हारी सच्चाई दिखाई। यह सुनकर प्रिया के साथ साथ माही की भी आंखें बड़ी हो गईं। मुझे आपकी असलियत का अंदाज़ा तभी हो गया था जब माही ने अपना शक आप पर जाहिर किया। मैंने अपने स्तर से जब पता लगाया तो मुझे आपके खिलाफ सारी बात पता चल चुकी थी, पर सबूत के लिए आपके मुंह से सब उगलवाना ज़रूरी था। मिस प्रिया, उस दिन जब मैंने आपको बुलाया था और आप मुझसे बड़े बेपरवाह तरीके से फ्लर्ट कर रही थी, तभी मिस्टर आपका लाइव परफॉर्मेंस देख रहे थे। मृदुल ने कहा। नहीं कबीर, वो तो मैं बस। कबीर ने अपना हाथ दिखाकर उसे रोक दिया। और चूंकि आपका सच आपके मुंह से सबके सामने लाना था, इसलिए हम कौशल की तबीयत ज़्यादा खराब होने की खबर फैलाई और आप हमारी जाल में फंस गई। कौशल की तबीयत कभी खराब ही नहीं हुई थी, उसे बस प्यार की ज़रूरत थी, जो उसे अपने पापा से मिलने पर सब ठीक हो गया। डॉक्टर अनुज ने कहा। माई, जो कि अब तक सब सुन चुकी थी, उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा था। वो कौशल को कबीर की गोद में दे दनदनाती हुई प्रिया के पास जा पहुंची और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसने प्रिया को 2-3 झापड़ लगा दिया था। नीच औरत, तुम इतना नीचे कैसे गिर सकती हो? एक बच्चे को मारने को बोल दिया, उसकी माँ को उससे अलग कर दिया, जबकि वो माँ बनने वाली थी। मेरा बस चले तो मैं तुम्हारा मुंह नोच लूं। ये कहते हुए वो जैसे ही आगे बढ़ी, तभी मृदुल ने उसे कमर से पकड़कर उसे उससे दूर किया। मृदुल के अचानक उसके इस तरह कमर पकड़ने से वो बिल्कुल शांत हो गई। इंस्पेक्टर, ले जाइए इसे। मृदुल ने माही का गुस्सा बेकाबू होते हुए इंस्पेक्टर को प्रिया को वहां से ले जाने को कहा। तभी सादे कपड़े में खड़े पुलिस, जिन्होंने कि प्रिया का बयान रिकॉर्ड कर लिया था, जिस बिना पर उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जा सकती थी। कबीर, प्लीज कबीर, मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे। प्रिया को जब पुलिस वाले ले जा रहे थे, तब वो कबीर को पलट पलट कर आवाज़ लगा रही थी और उसके माँ बाप पुलिस वालों को उसे छोड़ने की गुहार कर रहे थे। कबीर ने मुंह फेर लिया। उसकी गोद में कौशल उसके सीने से चिपका हुआ था। मृदुल के कमर पकड़ने के कारण माही अभी भी मूर्ति बनी हुई थी। मृदुल उसके जस्ट पीछे खड़ा था। कबीर उन लोगों के पास आता है। सच कहते हैं लोग, भगवान डॉक्टर होते हैं। आज आप लोगों ने मुझे मेरा बच्चा लौटा दिया। मुझे अब इसके लिए किसी माँ की ज़रूरत नहीं है। मैं इसका माँ बाप दोनों बनूंगा। मैं कभी सहेली की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। सहेली ही कौशल की माँ रहेगी हमेशा। यह सुनकर कौशल कबीर के गालों को चूम लिया और आई लव यू डैडी कहकर उससे लिपट गया। तो उसे देखकर सभी डॉक्टर और हॉस्पिटल स्टाफ मुस्कुरा दिए। कबीर माही और मृदुल के करीब आया और बोला,
मैं जिंदगी भर आप दोनों का एहसान याद रखूंगा। आप दोनों मेरे और कौशल दोनों के दोस्त हमेशा बने रहेंगे। मृदुल और माही भी मुस्कुरा दिए। कौशल ने माही और मृदुल को नीचे बुलाया और दोनों को एक एक करके किस किया। बदले में दोनों उसे किस करने के लिए आगे बढ़े ही थे कि तभी उसे कबीर ने आवाज़ दी, चलो कौशल, घर चलते हैं। कबीर की आवाज़ सुनकर कौशल पीछे पलट गया और अनजाने में मृदुल और माही के होंठ आपस में टकरा गए। जहाँ कौशल को उसके पिता कबीर से मिला देने के बाद पूरा स्टाफ खुश था, वहीं मृदुल और माही इस अचानक हुई दुर्घटना से काफ़ी उलझन में थे। वो एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। मिस दुबे, गो टू योर ड्यूटी। माही भी सिर्फ हाँ में सिर हिला पाई और दोनों इधर उधर चले गए। आज कौशल को डिस्चार्ज मिल गया था। कौशल के साथ माही की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। आज कौशल अपने पापा को फिर से पाकर काफ़ी खुश था। कौशल माही से मिलकर अपने घर जा चुका था। आज का दिन काफ़ी लंबा गुजरा था। शाम हो चुकी थी। सिद्धांत घर जा रहा था। मृदुल ने पीछे से जाते हुए सिद्धांत को देखकर पूछा, वो भाई, वैसे तो मुझे कुछ काम था, पर माही इंतजार कर रही होगी तो उसे लेकर जा रहा हूँ। सिद्धांत ने थोड़ा हिचकते हुए कहा। मन ही मन वो चाह रहा था कि आज माही को वो लेते जाए, क्योंकि उसे अपनी कीर्ति को मनाना था। एक काम कर, तू अपना काम निपटा ले, मैं माही को ले जाता हूँ, मुकुल ने थोड़ा एटीट्यूड से कहा। आप भाई, ओके। सिद्धांत को तो जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई। तो मैं जाऊं? सिद्धांत अपनी खुशी को संभालने की कोशिश करते हुए कहता है। हाँ, उसे जल्दी भेज दो, ये कहकर मुकुल तेज कदमों से निकल जाता है। माही को जब सिद्धांत से पता चलता है कि उसे आज मुकुल के साथ जाना है, तो अचानक उसे दोपहर वाली बात याद आ जाती है और ये याद आते ही उसकी नज़र खुद ब खुद झुक जाती है। जब माही पार्किंग में आती है तो देखती है मृदुल अपनी गाड़ी से टेक लगाकर खड़ा अपनी घड़ी में बार बार टाइम देख रहा है। सिंपल ग्रे कॉटन जीन्स और वाइट शर्ट जिसकी बाजू हाफ फोल्ड थी और आंखों पर काला चश्मा, वो किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। अगर अभी उसे कोई देख ले तो उसे कोई डॉक्टर नहीं समझेगा, बल्कि उसे बॉलीवुड का एक डैशिंग हीरो या मॉडल ही समझेगा। ये सोचते हुए माही अपने ही ख्यालों में मृदुल पर नजरें गड़ाए आगे बढ़ रही थी। माही के पास आते ही मृदुल ने उसके लिए पैसेंजर सीट का दरवाज़ा खोला। यह माही के लिए काफ़ी शॉकिंग था, पर वो चुपचाप आकर सीट पर बैठ गई। मृदुल ने ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। आज दोपहर के बाद से दोनों के बीच एक ऑकवर्डनेस थी, इसलिए दोनों चुप थे। आज कौशल को उसके पापा से मिलाकर तुम्हें काफ़ी सुकून मिला होगा ना? मुकुल ने इस ऑकवर्डनेस को दूर करने के लिए चुप्पी तोड़ी। हाँ, माही ने बस यही कहा। मैंने सोचा नहीं था कि प्रिया ऐसी होगी। मृदुल ने बात आगे बढ़ाई। हाँ, माही फिर इतना ही बोल पाई। कौशल ठीक है, अब तो तुम खुश हो ना? मृदुल ने फिर कोशिश की। हाँ, माई ने फिर इतना ही कहा। वो किस, तुम ऑकवर्ड तो फील नहीं कर रही हो ना? तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? मृदुल अब खींचकर मुद्दे पर आ चुका था। हाँ, माई ने फिर कहा। ओह सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तुम्हें भी तो ऐसा नहीं पता होगा। हाँ, माई ने फिर यही कहा। क्या तुम्हें पता था? हाँ, माई के कहते मृदुल की आंखें बड़ी हो गईं। उसने झटके से गाड़ी रोक दी। जब माई को यह समझ आया कि अभी अभी उसने क्या कहा, वो शर्म से लाल हो गई। मैं हम घर पहुंच चुके हैं। मृदुल के मुंह से इतना सुनते ही माही तेजी से निकलकर घर के अंदर भागी। मृदुल उसकी हरकत पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। आज माही को नींद नहीं आ रही थी। एक अजीब सा एहसास उसके दिल में उठ रहा था। इधर नींद मृदुल की आंखों में भी नहीं थी। माही को नींद नहीं आ रही थी तो वो छत पर आ गई। तारों से भरी रात, उस पर पूरे चांद की चांदनी पूरे छत को रोशन कर रही थी। हल्की हल्की हवा जब माही को छूकर गुजरती थी तो एक प्यारा सा एहसास माही को गुदगुदाए जा रहा था। महादेव, ये क्या हो रहा है मुझे? आपने तो केदारनाथ में मुझ में जो एहसास जगाए, वही एहसास मुझे अब क्यों हो रहा है? कहीं दिल के किसी कोने में मुझे लग रहा है कि काश महादेव ने जिसे केदारनाथ में मिलाया था वो मृदुल सर ही हों। नक चढ़े हैं थोड़े, हिटलर कहीं के, पर जो भी हैं अच्छे हैं।
माई खुद में ही बात करके अकेले अकेले ही मुस्कुरा रही थी। तभी पीछे खड़ा मृदुल माही की बात सुनकर मुस्कुराने लगता है। फिर थोड़ा सीरियस होकर बोलता है, मुझे नहीं पता था कि तुम भूतों से भी बात कर सकती हो। मृदुल की आवाज़ सुनकर माही तेजी से पीछे पलटती है। मृदुल सच में है या अभी भी उसके कान बज रहे हैं? क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? माना तुम भूतों से बात कर सकती हो, पर मैं भूत नहीं हूँ। वो आप इस वक्त यहाँ? माही ने अटकते हुए कहा। यह सवाल तो मैं तुमसे भी कर सकता हूँ। वो बस यूं ही नींद नहीं आ रही थी, बस जा ही रही थी। यह कहकर माही जाने लगती है। रुक जाओ, मृदुल ने अचानक कहा तो माही की दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसके पैर बस जम से गए थे। माही ने जैसे ही मृदुल की तरफ मुड़कर देखा तो मृदुल ने उसके आगे एक कप आगे बढ़ाते हुए कहा, कॉफ़ी। माही को तो जैसे झटके पर झटके ही मिल रहे थे। पहले किस, फिर प्यार भरी बातें और अब कॉफ़ी। माही अपनी सोच में ही खड़ी थी। कॉफ़ी नहीं पीती हो क्या, या कोल्ड कॉफ़ी पसंद है? मृदुल ने माही के कॉफ़ी न लेने पर कॉफ़ी का मग आगे बढ़ाते हुए कहा। वो मैं सॉरी। माही को कुछ समझ नहीं आता कि वो मृदुल को क्या जवाब दे, तो चुपचाप ये कहकर कॉफ़ी ले लेती है। तुम्हें ऊपर आते देखा था तो समझ गया तुम्हें भी मेरी तरह नींद नहीं आ रही है। अपने लिए कॉफ़ी बना रहा था तो तुम्हारे लिए भी बना दी। कैसी है? क्या? तुम्हारी भूतों से मीटिंग? मृदुल ने कहा तो माही समझ की स्थिति में उसे देखने लगी। ऑफ कोर्स मैं कॉफ़ी की बात कर रहा हूँ। माही को बात समझ आने पर उसने अपने सर पर हाथ मारा और बोली, अच्छी है, थैंक यू। किस लिए? कॉफ़ी के लिए? नहीं, मेरी मदद करने के लिए। और वो मैंने कब की? आज हॉस्पिटल में। कब? अब मृदुल की आंखों में थोड़ी शरारत थी। वो कौशल, माही ने अपनी नज़र मृदुल से हटाते हुए कहा। वो तो मैंने कौशल और कबीर की मदद की थी ना। हाँ, तुम खुश हो? मृदुल ने थोड़ा रुककर माही की ओर देखते हुए पूछा। बहुत, माही ने भी कहा। आज एक पिता को उसके बेटे से मिलाकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने पापा को महसूस कर पा रही हूँ। मृदुल उसके चेहरे की खुशी देखकर खुश हो जाता है। तो अब? मृदुल पूछता है। मतलब अभी डॉक्टर अनुज के साथ ही काम करना है या इस हिटलर के साथ काम करना चाहेंगी? मृदुल के मुंह से उसके लिए हिटलर सुनकर माही शर्मा जाती है। आपको पता है? हाँ, तो मैं सच में हिटलर हूँ कभी कभी। यह कहकर माही हंस देती है और जल्दी से वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सब हॉस्पिटल आए तो पता चला कि सीनियर डॉक्टर्स और इंटर्न्स की एक टीम बनाई गई थी जिसे एक कैंप के लिए केदारनाथ जाना था, जहाँ श्रद्धालुओं का फ्री में इलाज करना था। सीनियर्स डॉक्टर में डॉक्टर मृदुल, डॉक्टर अनुज, डॉक्टर राघव, डॉक्टर षष्ठी और डॉक्टर नरसिंह की टीम थी, जबकि इंटर्न्स में डॉक्टर माही, डॉक्टर सिद्धांत, डॉक्टर कीर्ति, डॉक्टर साहिल, डॉक्टर नीति और डॉक्टर सागर और डॉक्टर अखिल, डॉक्टर दानिश, डॉक्टर नेहा और डॉक्टर पिया थे। इनके साथ कुछ नर्सेज और मेडिकल टीम भी थी। केदारनाथ का नाम सुनते ही माई काफ़ी इमोशनल हो गई थी। इस पूरी की पूरी टीम को कल ही कैंप के लिए निकलना था, इसलिए आज के दिन इनको छुट्टी दे दी गई थी। सिद्धांत, मृदुल और माही एक ही साथ घर लौट रहे थे। आज सिद्धांत काफ़ी एक्साइटेड था क्योंकि उसे कैंप कम और वोकेशन ज़्यादा लग रहा था। उसकी कीर्ति जो उसके साथ थी, दोनों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम साथ बिताने को मिलने वाला था। वो अपनी एक्साइटमेंट पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अगले दिन सब केदारनाथ पहुंचते हैं। मेडिकल टीम के रहने की व्यवस्था मंदिर के ट्रस्ट ने मंदिर के ही एक गेस्ट हाउस में की गई थी। ये लाइफलाइन हॉस्पिटल का 7 दिन का कैंप था। श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के नज़दीक 5 कैंप लगाए। हर कैंप में एक सीनियर डॉक्टर, उसके साथ 2 इंटर्न और 2 नर्स और वार्ड बॉय थे। केदारनाथ में हर चुनौती के लिए तैयार होना होता था। टीम कुछ इस प्रकार के थे। डॉक्टर मृदुल, साहिल और नीति, डॉक्टर अनुज, सिद्धांत और कीर्ति, डॉक्टर राघव, माही और सागर, डॉक्टर षष्ठी, दानिश और नेहा, डॉक्टर नरसिंह, पिया और अखिल। सिद्धांत तो बहुत खुश था क्योंकि उसकी और कीर्ति की ड्यूटी एक साथ थी, वो भी डॉक्टर अनुज के साथ, जो कि बहुत ही अच्छे डॉक्टर के साथ साथ बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं थे।
मृदुल को सब जानते ही थे कि वो था बिल्कुल हिटलर। डॉक्टर राघव बहुत खुश थे कि माही उनके साथ थी। इस कैंप को उन्हें वोकेशन की तरह ही एंजॉय करना था। इधर माही यहाँ आकर काफ़ी खुश थी और इमोशनल भी। केदारनाथ में उसकी अच्छी और बुरी दोनों यादें जुड़ी थीं। उससे भी बड़ी बात यह थी कि वो महादेव को बहुत मानती थी। आज केदारनाथ आने पर उसे आज सिमरन की काफ़ी याद आ रही थी। पिछली बार वो सिमरन के साथ ही आई थी। इसी उधेड़बुन में वो सिमरन को कॉल करती है और उसे जीत करके केदारनाथ बुला लेती है। सिमी भी बड़े दिनों से माही से मिलना चाहती थी, तो वो भी केदारनाथ आती है। अगले दिन कैंप में सिमरन माही से मिलती है। दोनों सहेलियां एक दूसरे को देखकर काफ़ी खुश होती हैं। माही और सिमरन एक बार महादेव के दर्शन करती हैं और लंच ब्रेक में दोनों बातें करती हैं। सिमरन उसे बताती है कि वो जल्दी दिल्ली आने वाली है। ये सुनकर माही बहुत खुश हो जाती है। सिमरन आगे बताती है कि उसकी शादी फाइनल हो गई है, 2 महीने बाद सगाई है। यह सुनकर माही बहुत खुश होती है। वो बताती है कि उसका होने वाला हस्बैंड भी एक डॉक्टर ही है। अच्छा माही, तू भी लाइफलाइन हॉस्पिटल में ही है ना? तू तो जानती होगी उनको। हाय हाय, अभी से उनको? हाँ, तू भी ना? सिमरन शर्माते हुए कहती है। अच्छा, तो तेरे वो भी लाइफलाइन हॉस्पिटल में ही हैं? हाँ, तो बता क्या, फोटो वगैरह तो दिखा। हाँ, एक पिक है, उनकी मम्मी ने भेजी थी। वैसे वो भी आए हैं तो दिखा ना। मेरे मोबाइल में नहीं है, पापा के पास है। क्या यार, तू भी पता नहीं किस जमाने की है। तुझे पसंद तो है ना? नहीं तो अभी मैं आंटी से बोलकर अभी तेरा रिश्ता कैंसिल करवा दूँ। पागल है क्या? पसंद है मुझे वो। अच्छा तो नाम बता तेरे उनका। माई शरारत से उसके कंधे से कंधा टकराते हुए कहती है। वो उनका नाम डॉक्टर माही। इट्स एन इमरजेंसी। डॉक्टर राघव आपको बुला रहे हैं। डॉक्टर सागर ने माही को आवाज़ दी। मैं अभी आई, यह कहकर माही अपने कैंप में चली जाती है। शाम को माही फ्री होती है। सब अपने अपने कमरे में फ्रेश होने जाते हैं। सिमरन माही के साथ उसी के कमरे में जाती है। सिमरन चल, जल्दी से फ्रेश हो जा, फिर मैं तुझे अपनी मेडिकल टीम से मिलवाऊंगी। और फिर मुझे तेरे उनके बारे में भी तो जानना है। क्या पता मैं उनको जानती हूँ। वैसे तो अभी मुझे हॉस्पिटल में 1 महीना ही हुआ है। अगर तेरे उनको ना भी जानती होंगी तो उनको ढूंढ निकालना मेरा मकसद होगा। माही सिमरन को बाथरूम में भेजते हुए कहती है। फिर दोनों फ्रेश होकर नीचे आती हैं। डिनर पूरी मेडिकल टीम साथ में करने वाली थी। नीचे आकर पता चलता है कि कुछ इमरजेंसी के कारण अभी कुछ लोग नहीं आए हैं। सिमरन, जब तक पूरी टीम नहीं आ जाती, चल हम दोनों खूब बातें करेंगे। 1 मिनट रुक। फिर माही सिद्धांत के पास सिमरन को ले जाती है और एक दूसरे से इंटरव्यू करवाते हैं। सिद्धांत, एक फेवर करोगे? हाँ बोलो। जब सब आ जाए तो मुझे कॉल कर देना ना प्लीज़। मैं सिमी से बहुत दिन बाद मिली हूँ, तो थोड़ा टाइम इसके साथ स्पेंड करना चाहती हूँ। ऑफ कोर्स। वैसे भी अभी डिनर में भी टाइम है। यू एंजॉय विद योर बेस्टी। आई विल कॉल यू। थैंक यू। ये कहकर माई सिमरन का हाथ पकड़कर ले जाती है और नदी के उसी जगह पर आती है जहाँ वो गिरी थी। ये क्या कर रही है माही? रुक, हमें नहीं जाना वहाँ। पिछली बार याद है ना? सिमरन माही का हाथ पकड़कर रोकते हुए कहती है। अरे यार, हाथ से हर बार नहीं होते, कुछ नहीं होता। चल ना। नहीं, यहीं किनारे बैठते हैं। नहीं तो मैं जा रही हूँ, सिम्मी नाराज होते हुए कहती है। अच्छा बाबा, चल रुकते हैं, यहीं किनारे पर बैठते हैं। अब ठीक है। हाँ, दोनों वहीं किनारे पर बैठ जाती हैं। अब बता, तेरी लाइफ कैसी चल रही है? सिमी माही से पूछती है। सब ठीक है। सिद्धार्थ मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। कल्याणी आंटी, महेंद्र अंकल, दादी, सोनू सब बहुत अच्छे हैं और मुझे बहुत प्यार करते हैं। देखना, पिछली बार महादेव से फैमिली मांगी थी जो इस रूप में मिली। अपनी हमेशा के लिए ना सही, पर कुछ वक्त के लिए तो है। खैर छोड़। छोड़ूं कैसे? और वो तेरा हिटलर बॉस, वो तुझे अब ज़्यादा तंग तो नहीं करता? नहीं नहीं, अब तो वो अच्छे हैं, ध्यान भी रखते हैं।
ओह ओए, अच्छे हैं, ध्यान रखते हैं। अब सिमरन उसे छेड़ती है। चुप कर, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा सुन, तूने उस दिन जिसने मुझे बचाया था। माही सिम्मी से कुछ पूछने वाली होती है कि माही का फ़ोन रिंग होने लगता है। 1 मिनट सिम्मी, कहकर माही फ़ोन उठाती है। फ़ोन सिद्धांत का होता है। वो बताता है कि सब आ गए हैं, वो जल्दी आ जाए। फिर माही और सिम्मी दोनों निकलते हैं। जब माही और सिम्मी आती हैं तो सब आ चुके होते हैं, सिर्फ मृदुल और अनुज को छोड़कर। माही एक एक कर सबको सिम्मी से मिलाती है। तेरा हिटलर यहाँ नहीं है क्या? सिमी फुसफुसाते हुए माही से पूछती है। तभी माही उसे चुप रहने को कहती है। कुछ देर हंसी मजाक के बाद सिद्धांत के मोबाइल पर एक कॉल आता है, जिसे सुनने के बाद सिद्धांत डॉक्टर राघव के पास आता है और उसे बताता है कि भाई और डॉक्टर अनुज को थोड़ी देर लगेगी। तो क्या तब तक हम लोग खाना ऑर्डर करें? जब तक खाना आएगा वो दोनों भी आ जाएंगे। डॉक्टर राघव के हाँ कहने पर खाना ऑर्डर किया जाता है। खाने की टेबल पर हंसी मजाक चल रहा था। तभी सामने से मृदुल आ रहा होता है, जिस पर अचानक सिम्मी की नज़र पड़ती है। ये तो मेरे वो हैं। सिम्मी के ये कहते ही माही की नज़र सिम्मी की नज़रों का पीछा करती है और सामने मृदुल को देखकर माही का दिल धक से रह जाता है। सिमरन के चेहरे की चमक देखकर माही की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने जल्दी से सबसे छुपकर अपने आंसुओं को साफ किया और मुस्कुराकर सिमरन से कहने लगी, अच्छा तो यही है तेरे वो? हाँ, ये कहकर सिमरन शर्माने लगी। चल मैं तुझे मिलवाऊँ तेरे उनसे, ये तो उनके लिए भी सरप्राइज होगा ना। ये कहते हुए माही थोड़ी उदास हो गई, पर उसने तुरंत अपनी उदासी छुपाई और सिमरन का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगी। सर, ये 1 मिनट मिस दुबे, आई हैव एन इम्पॉर्टेंट कॉल। ये कहकर मृदुल माही और सिमरन से थोड़ा अलग हटकर बात करने लगा। चल ना, रुकी क्यों है? मैं अब वेट नहीं कर सकती, सिमरन ने कहा। अरे कहाँ चलूँ? वो बात कर रहे हैं। तुझे क्या बाथरूम जाना है? माही ने सिम्मी का हाथ पकड़े हुए ही कहा। तू पागल हो गई है? तू मुझे मेरे उनसे मिलाने वाली है कि नहीं? सिमरन ने खींचकर कहा। कैसे मिलाऊं? तेरा वाला सुन कहाँ रहा है, फोन में लगा पड़ा है। अकड़ू कहीं का। एक बार हिटलर रोमांटिक हो सकता है, पर तेरा वाला नहीं। रॉन्ग चॉइस, माही ने सिम्मी से कहा। क्या बक रही है? उसने माही के हाथ से खुद का हाथ झटका और बड़ी होशियारी से अपने बालों की लटों को खींचकर अपने चेहरे पर लाकर माही से पूछने लगी। मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? हाँ, बहुत प्यारी लग रही है, पर इस हिटलर के लिए तुझे प्यारी लगना है? मत कर, मत कर, माही ने सिमरन को समझाते हुए कहा। ये क्या हिटलर हिटलर लगा रखा है? तुझे दुनिया का सारा लड़का हिटलर ही लगता है। मेरे तो वो बड़े स्वीट हैं, सिमरन ने कहा। तेरा बाला और स्वीट, वो खड़ूस अकड़ू हिटलर ही नहीं राक्षस है। शादी की बात कर आया, वो भी मेरे ही दोस्त से। यह बात माही ने मन में कही। तू पक्का मेरे अनुज जी को नहीं जानती, वो बहुत स्वीट हैं, सिमरन ने कहा। तेरे वाले को मुझसे अच्छे से कोई नहीं जानता। तेरे अनुज जी? माही की आवाज़ अटक गई। अनुज और तू? माही ने सिमरन की नज़रों का पीछा किया तो देखा मृदुल के पीछे डॉक्टर अनुज थे, जो अभी डॉक्टर राघव और सिद्धांत से बात करने में बिजी थे। सिमरन के वो मृदुल नहीं डॉक्टर अनुज हैं, ये जानकर माही को अंदर तक न जाने क्यों बेहद सुकून मिला और खुशी से उसकी आंखें छलक आईं। माही ने सिमरन का हाथ पकड़ा और वो तेजी से डॉक्टर अनुज की तरफ बढ़ गई। गुड इवनिंग एवरीवन, माही ने सबको ग्रीट करके सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। गुड इवनिंग डॉक्टर माही, उन तीनों ने रिप्लाई किया। फिर माही डॉक्टर अनुज की ओर देखते हुए कहती है, सर मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ, समवन स्पेशल। ओके डॉक्टर माही। आज अनुज को माही का बिहेवियर काफ़ी वियर्ड लग रहा था। माही ने पीछे मुड़कर सिमरन को सामने की ओर खींचा। आप? अपने सामने खड़े इंसान को देखकर अचानक डॉक्टर अनुज के मुंह से निकला। अपना कॉल ख़त्म करने के लिए जैसे मृदुल बात करने के लिए पीछे पलटा तो माही वहाँ से नदारद थी। ये लड़की बिना
कहाँ चली गई? जब मृदुल ने इधर उधर नजरें घुमाई तो माई उसे डॉक्टर अनुज से बात करती हुई नजर आई। तो मृदुल ने भी अपने कदम उसी ओर बढ़ा दिए। यस सर, सी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड सिमरन, और आप हैं मेरे सीनियर, मेरे गुरु डॉक्टर अनुज। माही ने एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन तो दिया, पर वो इतनी एक्साइटेड थी कि उसने बाकियों को इंट्रोड्यूस कराना ज़रूरी ही नहीं समझा। डॉक्टर माही दुबे, यहाँ हम भी लाइन में हैं, थोड़ा हम पर भी ध्यान दीजिए। डॉक्टर राघव ने थोड़ा इतराकर माही से शिकायत की, जो कि माही को थोड़ी अजीब लगी। सॉरी सर, सिमरन, ये डॉक्टर राघव हैं, और डॉक्टर सिद्धांत से तुम पहले ही मिल चुकी हो, और मैं डॉक्टर मृदुल। माही के पीछे से आवाज़ आई। मृदुल को लगा माही अपनी फ्रेंड को उससे इंट्रोड्यूस करवाना चाहती थी, पर उसके फ़ोन में बसी होने के कारण करवा नहीं पाई। इसलिए मृदुल ने खुद अपना इंट्रोडक्शन देते हुए पूछ लिया, और मैंने इस नए चेहरे को पहचाना नहीं। ये मेरी फ्रेंड है सिमरन, आलू वालिया। माही ने जैसे ये कहा, और मेरी वुड बी वाइफ। अनुज ने अगला वाक्य कहा। तो यही तेरा हिटलर बॉस है? सिमरन ने माही के कान में फुसफुसाकर कहा। नॉट बैड, हैंडसम, हैंडसम हिटलर। हाँ, सिमी ने अब माही को छेड़ा, तो माही ने सिमी को कोनी मारी। दोनों हल्के से हंसने लगीं। मुकुल उन दोनों का एक्टिविटी देख रहा था। ये सुनकर सब शौक के साथ साथ खुश भी थे कि अनुज जिसके साथ एंगेज था वो माही की सहेली थी। चलें डिनर करने, मृदुल ने कहा, तो सब डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ गए। अनुज सिम्मी एक साथ बैठे और माही सिम्मी के बगल में बैठ गई। एक बड़े से ओवल साइज टेबल के चारों ओर कुर्सियों पर पूरा मेडिकल टीम एक फैमिली की तरह बैठा था। तभी डॉक्टर मृदुल ने खड़े होकर गिलास पर उसके चम्मच से आवाज करके कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारे बीच एक नया चेहरा है। सब इधर उधर नज़र घुमाकर देखने लगते हैं। वेट वेट, लेट मी इंट्रोड्यूस टू हर। सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल मिस सिमरन, मेरे बचपन के दोस्त, मेरे कलीग डॉक्टर अनुज की वुड बी वाइफ। क्लैप फॉर वुड बी कपल। मृदुल के इस अनाउंसमेंट के बाद सबने जोरदार तालियां बजाईं। लेट्स एंजॉय एवरीवन। उसके बाद मृदुल अनुज की बगल में बैठ गया। डिनर के बाद अनुज ने मृदुल के इस स्पेशल अनाउंसमेंट के लिए शुक्रिया अदा किया। सिमरन जी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या हम कुछ देर एक छोटी सी वॉक पर चल सकते हैं? माही हल्के से मुस्कुराकर अपने कंधे से सिमी के कंधे को टकराकर उसे छेड़ती है। सिमी मुस्कुराकर धीरे से सर हिलाती है और अनुज और सिमरन एक वॉक के लिए निकल जाते हैं। माही भी मुस्कुराकर अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। माही, क्या तुम मेरे साथ एक छोटी सी वॉक ले सकती हो? पीछे से मृदुल ने माही से पूछा, तो माही की आंखें फैल गईं। उसके कदम जैसे थम ही गए। फिर वो मुकुल की तरफ मुड़कर उसे एकटक देखने लगती है, जैसे पूछ रही हो, हम दोनों क्यों? उसके इस तरह देखने से मृदुल झेप जाता है और अपने कमरे की ओर आगे बढ़ जाता है। हाँ, चल सकते हैं, पीछे से माई धीरे से कहती है। यह सुनकर मृदुल के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो हल्के से मुस्कुराकर पीछे पलटता है और माई को आगे चलने का इशारा करता है। माई धीरे धीरे उसी नदी के किनारे जाती है और एक पत्थर पर बैठ जाती है। मृदुल भी उससे लगे एक पत्थर पर जा बैठता है। केदारनाथ की रात की बर्फीली ठंड और नदी के पास की शांति उन दोनों की चुप्पी को सुनना चाहती थी। दोनों चुप थे। पता नहीं आज उन दोनों के बीच कैसी हिचक थी। थोड़ी देर बाद मृदुल चुप्पी तोड़ते हुए कहता है, इतनी ठंड है और तुम यहाँ आना पसंद किए हो? जरूर कोई गहरा नाता है यहाँ से तुम्हारा। क्या मैं जान सकता हूँ? हाँ, सही कहा आपने। इस जगह से मेरा बहुत ही गहरा नाता है। इस जगह ने मुझसे मेरा बहुत कुछ लिया है, तो मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज दी भी है। माही ने अपने दोनों हाथों से अपनी बाहों को रगड़कर ठंड कम करते हुए कहा। माही नदी को एकटक देख रही थी और मृदुल माही को एकटक देख रहा था, जैसे वो उसके हर चीज के बारे में जानना चाहता हो, उसके सुख दुख सबके बारे में। पर किस हक से ये पता नहीं था, इसलिए बस उसे चुपचाप देख रहा था। फिर माही ने ही आगे कहा, इस नदी में मैंने अपना पूरा परिवार खोया था। सब ये मुझे छोड़कर चले गए थे। उसकी आंखें थोड़ी नम हो गईं। उसे सब याद आ गया, जैसे सब कुछ अभी कुछ देर पहले ही घटित हो रहा हो।
और फिर माही के होंठों पर एक मुस्कान आ गई। आपको मैंने बताया था ना, जब मैं दिल्ली जाने से पहले यहाँ आई थी तो पैर फिसलने के कारण नदी में गिर पड़ी थी। वो यही नदी थी और जिसने मुझे बचाया वो मुझे यही मिला था। माही ने मृदुल की तरफ उसकी आंखों में देखा, जो अभी भी उसे टकटकी लगाए देख रहा था। माही मृदुल की ओर देखते हुए सोचने लगी, पता नहीं क्यों जब आपने मुझे पहली बार छुआ था तो ऐसा लगा जैसे वो आप ही हो। काश वो आप ही होते। तो तुमने उसे देखा था? उससे कोई रिश्ता? मृदुल ने हिचकते हुए थोड़ा धीरे से पूछा। नहीं, ना मैंने उसे देखा और ना ही मेरे उनके साथ कोई रिश्ता है। पर वो बात अधूरा छोड़कर उठ खड़ी होती है। ठंड बढ़ रही है, हमें चलना चाहिए। मृदुल भी सहमति में सिर हिलाता है और उठकर खड़ा हो जाता है। दोनों धीरे धीरे चल रहे होते हैं। ठंड अब ज़्यादा बढ़ गई थी और माही के हाथ अभी अपनी बाहों को रगड़ रहे थे। मृदुल अपना जैकेट खोलकर माही को दे देता है। माही उसकी ओर देखती है तो मृदुल कहता है, ठंड बढ़ गई है, तुम्हें ठंड लग जाएगी। वैसे भी हम ड्यूटी पर हैं तो हम पेशेंट नहीं बन सकते हैं। ये कहकर वो हल्के से मुस्कुरा देता है। माही भी उसकी बात पर हल्के से मुस्कुराकर जैकेट पहन लेती है। जब वो दोनों मुस्कुराते हुए गेस्ट हाउस की तरफ बढ़ रहे थे तब कोई गुस्से से उन दोनों को देख रहा होता है। रात के 2 बजे माही के दरवाजे पर दस्तक होती है। माही और सिम्मी एक साथ सो रही होती हैं। नींद सिम्मी की खुलती है। वो दरवाज़ा खोलती है तो सामने एक वार्ड बॉय होता है। वो सिम्मी को देखकर थोड़ा हड़बड़ा जाता है। वो डॉक्टर माही, थोड़ा इमरजेंसी है, वो हकलाते हुए कहता है। ठीक है, मैं उसे उठा देती हूँ। ये कहकर सिम्मी कमरे में आकर माही को जगाती है। माही उठकर दरवाजे पर जाती है। जी, क्या हुआ? डॉक्टर माही, वो इमरजेंसी है। डॉक्टर साहब ने आपको कैंप में बुलाया है। इतनी रात गए? जी, वो किसी लेडीज़ को बहुत चोट लगी है तो इसलिए। यह कहकर वार्ड बॉय जल्दी से चला जाता है। माही सिमी को बोल 1 साल और जल्दी से कैंप की ओर बढ़ जाती है। सिमी को थोड़ा अजीब लगता है कि उसके हॉस्पिटल का वार्ड बॉय माही को नहीं पहचानता है। वो मुझे डॉक्टर माही कैसे समझ सकता है? वो माही का इंतज़ार करने का फैसला करती है और अपने ही कमरे में चहलकदमी करने लगती है। इधर माही जब कैंप में पहुंचती है तो वहाँ कोई नहीं होता है। उसे लगता है कि कहीं वार्ड बॉय ने उसे गलत एड्रेस तो नहीं बता दिया। पहाड़ी इलाका है, कहीं डॉक्टर राघव ने मुझे कहीं और तो नहीं बुलाया था या मुझे किसी और डॉक्टर ने बुलवाया था, क्योंकि वार्ड बॉय ने तो मुझे ये बताया ही नहीं कि मुझे किस डॉक्टर ने बुलाया है। एक काम करती हूँ, डॉक्टर राघव को कॉल कर देख लेती हूँ। यह सोचकर वो अपना फ़ोन देखने लगती है, पर हड़बड़ी में तो वो अपना फ़ोन लाना ही भूल गई थी। वो जैसे ही वापस जाने के लिए पीछे पलटने वाली होती है, 2 मजबूत बाहें उसके कमर पर कस जाती हैं। माही की आवाज़ तो जैसे हलक में ही अटक जाती है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। वो जैसे ही चीखने वाली होती है, उस इंसान ने तेजी से उसका शॉल हटाकर अपने एक हाथ से उसका मुंह दबा, अपने दूसरे हाथ से उसके शरीर को छूने लगा। माही अचानक हुई इस घटना से सन्न रह गई। उसने खुद को उस इंसान से छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर उस इंसान की पकड़ माही पर कसती ही जा रही थी। माही ने पूरी हिम्मत से अपने दांत उस इंसान के हाथों में गड़ा दिए, जिससे उसने माही का मुंह बंद कर रखा था, और दूसरे हाथ की कोहनी को उस इंसान के पेट पर मारा, जिससे उसकी पकड़ कमज़ोर हो गई और माही उसके हाथ से छूट गई। माही जल्दी से पीछे पलटी। आप? उसके मुंह से बस यही निकल पाया था। माही किसी तरह उस इंसान की गिरफ्त से खुद को छुड़ाकर जैसे ही पीछे पलटती है, सामने खड़े इंसान को देखकर चौंक जाती है। सामने डॉक्टर राघव था। आप ऐसे कैसे? छी! यह कहते हुए वो जाने के लिए जैसे आगे बढ़ती है, राघव उसके हाथ को पकड़कर उसे अपनी ओर खींचता है। माही राघव के करीब आ जाती है। राघव उसकी कमर पकड़ लेता है और उसके होठों को चूमने की कोशिश करने लगता है। माही अपनी पूरी ताकत से राघव को धक्का देकर खुद से दूर करती है। डॉक्टर राघव, दूर रहिए मुझसे, आप होश में नहीं हैं। क्यों?
वैसे तो तुम सबके पास जाती ही हो, आज मेरे पास आ जाओ, मुझ में क्या कमी है? राघव चीखते हुए कहता है। उसने पी रखी थी, वो अपने होश में नहीं था। डॉक्टर साहब, आप पागल हो गए हैं, मुझे जाने दीजिए। क्यों? जब उस सिद्धांत के साथ हॉस्पिटल में चिपक सकती हो, अनुज के आगे पीछे घूम सकती हो, उस कबीर अग्रवाल के साथ भी। क्यों? सिर्फ पैसे के लिए? मैं भी दूंगा। बोलो कितने चाहिए? अरे और तो और, अब तो तुम उस अक्खड़ मृदुल के साथ भी रात को थी। मैंने देखा था अभी कुछ देर पहले तुम दोनों को साथ में। जब तुम इतने लोगों के साथ रह सकती हो, तो क्या मुझ में कांटे लगे हैं? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी। आप होश में नहीं हैं। बकवास? मैं बकवास कर रहा हूँ? मैं तुम्हें अश्योर करता हूँ, एक बार तुम मेरे साथ हो जाओ तो तुम्हें बाकी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह कहकर राघव एक बार फिर माही की तरफ झपटता है और इसी आपाधापी में माही की कुर्ती की एक बाजू फट जाती है। अब माही के होश पूरी तरह से उड़ जाते हैं। माही अब भागना चाहती है, पर राघव उसे कमर से पकड़कर अपनी गोद में घुमाकर उसे अंदर की तरफ धकेल देता है। किसी अनहोनी के डर से माही की आंखों से अब आंसू निकलने लगते हैं। वो मदद के लिए चीखती है, पर इतनी ठंडी रात में, वो भी रात के इस समय, कोई भी माही की चीख नहीं सुनता है। माही राघव से अब रहम की भीख मांग रही थी, पर राघव पर तो जैसे भूत सवार हो चुका था। वो अभी कुछ नहीं सुन रहा था। अरे माही, मेरी जान, तुम रो क्यों रही हो? चुप, ये कहकर राघव माही के करीब जाकर उसके आंसुओं को अपने एक हाथ की अंगूठी से पोंछता है और दूसरे हाथ को दीवार पर रख उसका रास्ता बंद करता है। अब जो उसके हाथ का अंगूठा उसके आंसू पोंछ रहे थे, अब वही अंगूठा उसके होठों को छू रहे थे। माही डर और घिन से अपनी आंखें मींचे हुए थी। माही, जब से तुमको देखा था, तब से ही तुम्हें पाना चाहता था, पर तुम कभी उस सिद्धांत और कभी उस अनुज के साथ होती थी। पर आज जब तुमको उस मृदुल के करीब देखा तो बर्दाश्त नहीं हुआ। यह कहकर उसके अंगूठे का दबाव उसके होठों पर बढ़ने लगा। माही को लग रहा था जैसे उसकी सांसें थम जाएंगी। राघव उसके करीब आता है और उसकी गर्दन को चूमने लगता है। इधर सिमरन को एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। अब माही को गए हुए लगभग 1 घंटा बीत चुका था, पर माही अभी तक नहीं लौटी थी। अब उसकी घबराहट बढ़ गई। वो अपने कमरे से निकलकर कैंप की ओर जाने की सोचती है, पर कुछ दूर चलने पर ही सर्द रात का सन्नाटा उसे डराने लगता है। वो अनुज को उठाने का सोचती है और गलती से घबराहट में मृदुल का कमरा खटखटा देती है। अपने कमरे पर दस्तक सुन मृदुल उठकर समय देखता है और कुछ इमरजेंसी का सोच जब दरवाज़ा खोलता है तो सामने सिमरन को देखता है। सिमरन जी, आप इस वक्त? कोई प्रॉब्लम है क्या? मृदुल अपनी घड़ी देखता हुआ बोला। वो 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 मृदुल जी, सॉरी, मुझे लगा ये अनुज जी का कमरा है। सिमरन थोड़ा परेशान होते हुए बोली। ओह, तो आपको अनुज से काम है? उसका कमरा ये वाला है। मृदुल अपने कमरे के बगल वाले कमरे की ओर इशारा करता हुआ कहता है। नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे अनुज जी से काम नहीं है। वो माही, माही, क्या हुआ माही को? वो एक वार्ड बॉय आया था और सिमरन ने मृदुल को सारी बात बता दी। मुझे काफ़ी घबराहट हो रही है, 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है, माही अभी तक नहीं आई है। प्लीज़, क्या आप एक बार मेरी तसल्ली के लिए कैब में मेरे साथ चल सकते हैं? सिमरन ने परेशान हो एक आस भरी नज़र से मृदुल को और देखते हुए कहा। आप अपने कमरे में जाइए, मैं माही को देखता हूँ, आप चिंता मत करिए, मैं आपको कॉल कर सब बता दूंगा। रात बहुत हो चुकी है, आप जाइए। मृदुल सिमरन को आश्वस्त कर तेज कदमों से कैंप की ओर बढ़ गया। उसका दिल भी किसी अनजानी अनहोनी के डर से तेज धड़क रहा था। मृदुल जल्दी जल्दी एक एक कैंप में देख रहा था। इधर माही के लिए एक एक पल बहुत मुश्किल से गुजर रहा था। राघव उस पर अपना दबाव बना रहा था। माही ने महादेव को याद किया और चीखी। प्लीज महादेव, आप मुझे बचा लीजिए। माही की चीख मृदुल के कानों में पड़ी। वो उल्टी दिशा में जल्दी से भागा। उसके कदम तेज हो गए। महादेव, माही एक बार और चीखी तो राघव ने उसका मुंह दबा दिया और उसके ऊपर आ गया। राघव बड़ी बेरहमी से माही के साथ बदसलूकी कर रहा था। माही की आंखों में आंसू थे।
उसके साथ कभी ऐसा होगा यह उसने सोचा नहीं था। क्यों महादेव, आपकी इस नगरी ने तो मुझसे मेरा पूरा परिवार छीना था, फिर भी मैं आपको मानती रही, और आज आपकी ही शरण में मुझसे मेरा मान भी छीना जा रहा है। इससे तो अच्छा था कि आप मुझे भी उस दिन अपने पास बुला लेते। यह सोचकर माही की आंखों में सैलाब उतर आया था। तभी जैसे महादेव ने माही की सुन ली और एक हाथ आया और वो सीधे राघव के गिरेबान को पकड़ माही से अलग किया। राघव के दूर हटते ही माही ने देखा, सामने मृदुल खड़ा था। माही झट से उठकर एक कोने में खड़ी हो गई। मृदुल ने देखा माही के कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और माही बिल्कुल अस्त व्यस्त थी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मृदुल ने जब अपनी गुस्से से भरी नज़र राघव पर डाली तो देखा वो नशे में था। यार मृदुल, तू तो जानता है ना कि यह माही को घूरते हुए देखता है। ये लड़की कैसी है, इसका करेक्टर कैसा है, सबसे चिपकते रहती है, तो मैं भी थोड़ा सा चिपक लिया तो लगी ड्रामा करने। आजा, दोनों भाई मिलकर मजे करते हैं। राघव के कहते ही एक जोर का मुक्का उसके चेहरे पर पड़ता है, जो कि मृदुल ने उसे मारा था। मृदुल के इस मुक्के से राघव अभी संभल भी नहीं पाया था कि मृदुल अपना आपा खो देता है और लगातार उसके चेहरे पर बस मुक्का बरसाता जाता है। और जब राघव अधमरा हो जाता है तो उसे उसी हालत में छोड़ माही के पास जा उसे अपनी जैकेट देता है। चलो माही, मृदुल माही की तरफ जाते हुए कहता है। क्यों भाई, तुझे अकेले ही मजा करना था क्या इसके साथ, जो मुझे बोलता है? अरे तूने भी तो सिद्धांत और कबीर को लेकर इसकी हरकतें देखी थी ना। तुझे भी तो यह लड़की घटिया ही लगती थी ना। तो आखिर ऐसा क्या दे दिया इसने कि आज तो इसका हमदर्द बन गया? कहीं कबीर और सिद्धांत वाली नज़दीकी तूने भी तो फील नहीं कर ली? राघव अपने मुंह पर लगे चोट से खून साफ करते हुए घटिया तरीके से मुस्कुराकर पूछता है, जिसके जवाब में मृदुल उसे बिना कुछ कहे एक जोरदार मुक्का और उसके चेहरे पर देता है, जिससे वो संभल नहीं पाता है और बेहोश हो जाता है। मृदुल माही की तरफ देखता है तो माही अपने बारे में मृदुल की सोच जानकर बहुत दुखी हो जाती है और नामे से हिलाती हुई मृदुल का जैकेट वहीं गिराकर नदी की तरफ दौड़ लगा देती है। मृदुल उसके पीछे जाता है। वो उसे रोकने के लिए पीछे से आवाज़ भी देता है, पर माही बिना कुछ सोचे समझे नदी में छलांग लगा देती है। पीछे रह जाती है तो बस उसके नाम की गूंज, जो कि मृदुल के चीखने से पहाड़ों में गूंज रही थी। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।